कि कोई भी बिजनेसमैन आज की तारीख में दूध उबालना नहीं चाह रहा घर के बाहर, कि दूध उबालूंगा मलाई आ जाएगी तो अडानी लेके निकल जाएगा मलाई। छुपा के दूध उबाला जा रहा है। कोई बिजनेस शुरू नहीं करना चाह रहा, प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई प्लांट लगाना नहीं चाह रहा कि अगर ये प्रॉफिट ज्यादा आया तो अडानी अंबानी जैसी चील ऊपर से आएगी और ले जाएगी। ऐसा क्या है? क्या मोदी जी को नहीं दिख रहा है? और अगर मैं पूछूं आपसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ मिस्टर अडानी एंड मिस्टर अंबानी? ये अंबानी और अडानी की स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या है? कौन सा गेम खेल रहे हैं ये तो बता दीजिए। हमारा देश आज टॉप 1% कॉर्पोरेट्स के हाथों में पूरी तरह से बिक चुका है। टॉप 1%। आप अगर टॉप 1% कॉर्पोरेट्स, प्लूटोक्रेट्स और धन्ना सेठों की जेब में रिपब्लिक ऑफ इंडिया पूरी तरह से जा चुका है। वो तो हमने शादी में देख लिया। नहीं मानना, हाँ, और आप वो तो पूरे देश ने, जी संदीप जी जो आप बात कह रहे हैं, पूरे देश ने अंबानी की शादी में देख लिया कि वो कानून से ऊपर है। जी आगे बोलिए। यही 1% लोग सारा मीडिया चला रहे हैं, सारी राजनीति चला रहे हैं, चुनावों की फंडिंग कर रहे हैं, आर्थिक नीतियां बनवा रहे हैं, रोजगार की नीतियां भी यही बनवा रहे हैं। इसलिए चारों तरफ इतनी बेरोजगारी है। अगर रोजगार के सही तरीके भारत सरकार अपना ले, अगर सरकार अपनी सरकारी फैक्ट्रियां हर जिले में खोल के बेरोजगारों को लो टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट कैपिटल और लो स्किल्स के प्रोडक्ट बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में लगा दे, इस देश की तस्वीर, तकदीर बदल सकती है। लेकिन ये 1% उन्हें ये कभी करने नहीं देगा। तो सरकार क्या कर रही है? यूथ पर ही दोष लगा रही है। आप इकोनॉमिक सर्वे की बेहुदा बातें पढ़िए। हमारा यूथ अनएम्प्लॉयबल है, तो वो स्किल इंडिया प्रोग्राम कौन लाया था? स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, डांस इंडिया, क्रैक इंडिया, रैक इंडिया, ये सारे प्रोग्राम कौन? ये क्या डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे क्या? ये तो भारत में मोदी जी लाए थे ना। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि स्किल इंडिया प्रोग्राम फ्लॉप शो हो चुका है। अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024 में बोलता है कि देश का युवा बेरोजगार इसलिए है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयबल है, तो आप ये भी लिख दीजिए कि हमारा स्किल इंडिया फेल हो गया। फिर आप बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया इसलिए अब सब तरफ खतरा है। अरे भारत में अभी एआई सच्चे अर्थों में आया ही नहीं। मैं तो 2 साल से उसका रिसर्चर हूं, मुझे पता है। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है। केवल आईटी सेक्टर और कुछ कॉल सेंटर्स को उसका असर आया है, 99% इकोनॉमी पे नहीं आया है। और तीसरा, आप बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है दीपक जी? 2 लाइनों में एक शेर से समझाता हूं आपको। मोदी जी वैसे भी कभी भी खुद के ऊपर दोष लेते नहीं। हमेशा ये गलती, उसकी गलती, उसकी गलती, नेहरू की गलती, इंदिरा की गलती, राजीव की गलती, मनमोहन की गलती, नहीं तो किसी और की गलती। बच निकलने का कातिल ने गजब ढंग निकाला है। हर किसी से पूछता है इसे किसने मार डाला है। वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारी नीतियां गलत थी, हमसे गलती हो गई, बेरोजगारी हमारी नीतियों की वजह से हो रही है। और जिस क्रोनी कैपिटलिज्म के मॉडल में हम लोग अब जाके फंस गए हैं दीपक जी, यकीन मानिए, अगर हम इससे सही सुनियोजित तरीके से बाहर नहीं निकले तो देश की राजनीति कुछ के कुछ हो जाएगी। और उसके बाद जो होगा उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। मैंने कम कहा है, आप ज्यादा समझिएगा जी। अभी इस देश की इकोनॉमी को रीबैलेंस करने की बड़ी आवश्यकता है। मुझे इस बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो इंटर्नशिप के नाम पे जो तथाकथित स्कीमें ये लाए हैं वो पूरी जुमले साबित होने वाली है 2-3 महीनों में। क्योंकि एक बात समझ लीजिए दीपक जी, आप और आपके दर्शक, प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है जबरदस्ती लोगों को नौकरियां देना। वो अपने प्रॉफिट को चेस करेगा। अगर नौकरियां देना है तो सरकार को अपने इनिशिएटिव से ये काम करवाना पड़ेगा, जो वर्तमान सरकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और इसलिए ना तो ये खुद नौकरी बना रहे हैं, और जिनको नौकरियां मिलती थी उनको पकड़ के अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर बना रहे। अभिषेक, संक्षेप में जानना चाहूंगा, समय भी हो रहा है, समय का हमें थोड़ा सम्मान करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, आज तो चलिए 50,000 करोड़ दिया, आप कह रहे हैं कि जो जैसे अलग अलग मंत्रालयों की जो स्कीमें थी वो पैसा मोदी जी ने जोड़ के बता दिया बजट में। अच्छा हुआ कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी पुलिस वुलिस और जीएसटी भी नहीं जोड़ दिया, वरना वो भी बता देते कि साहब 2 लाख दिया है। मुझे याद आ रहा है 2015 के आसपास या उसी के आसपास मोदी जी ने कहा था कि हमने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया है बिहार का।
तो मेरी भी आंखें थोड़ी सी खुली की खुली रह गई थी कि 1.25 लाख करोड़ दे दिया साहब। बाद में पता लगा कि दीपक जी, जितनी मंत्रालय की स्कीमें थी सब जोड़ दी उन्होंने, सब कुछ दीपक जोड़ जी, के बता दिया टोटल। तो दीपक क्या जी, आपको वो लगता घटना है, जी, क्या आपको लगता है अभिषेक कि ये जो आज झुंझुना दिया है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, अच्छा पैकेजिंग करके, पैकेजिंग बहुत अच्छी, गिफ्ट बेकार है अंदर, पैकेज बहुत अच्छा किया उसको, फीता वीता बांध के सब कुछ। मुझे ये बताइए क्या नीतीश कुमार आगे चलकर जो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है कि भाई अब यहाँ बहुत दिन के हम मेहमान नहीं है, अब चलना ही होगा, क्या नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ने का जो कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो आगे बढ़ाएंगे, भले ही 15 दिन बाद, 20 दिन बाद? और उनकी 2 प्रमुख डिमांड है, विधानसभा भंग करके इलेक्शन कराना और स्पेशल राज्य का दर्जा देना। ये 2 मांग तो मानी नहीं मोदी जी ने, जो प्रैक्टिकल मांग थी। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार आगे चलकर साथ छोड़ सकते हैं एंड दिस बजट मेक्स नो सेंस फॉर हिम? दीपक जी, जिस घटना का आपने जिक्र किया वो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरा की चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा था 50,000 करोड़ कर दूं, 70,000 करोड़ कर दूं, 1 लाख करोड़ कर दूं, लो 1.25 लाख करोड़ कर दिया। और फिर जब बिहार की पॉलिटिकल पार्टियों ने 1 साल बाद सवाल पूछा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में जो पैसे थे उन सबको ऐड करके दिखा दिया कि लो इतना तो दे ही दिया। यानी जो 15th फाइनेंस कमीशन से डायरेक्ट डिवोल्यूशन हो रहा है 42% पैसे का, उसको जोड़ करके बता दिया। खैर, आपने पूछा नीतीश कुमार का, तो इसके पहले मैंने आपको बताया कि आज प्रो भाजपा माने जाने वाले जो सलाहकार उनके इर्द गिर्द आप देखते थे, पहली बार आज 3-4 सालों में मैंने देखा है कि उनमें से एक भी व्यक्ति जब नीतीश कुमार बोलने आए, उसको आप देख सकते हैं उस फुटेज को, चारों तरफ वायरल है, एक भी व्यक्ति उसमें से नहीं था। ना तो संजय झा थे, ना अशोक चौधरी थे, ना विजय कुमार चौधरी थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही ललन सिंह भी नहीं थे। खैर ललन सिंह तो इसका मतलब क्या, संक्षेप में इसका मतलब तो बता दीजिए। देखिए, इसका मोटे तौर पर मैंने पता करने की कोशिश की, तो पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई है, अपने इन्हीं सलाहकारों पर नीतीश कुमार बरस पड़े हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पुष्टि नहीं कर सकता। ओहो, गॉट द पॉइंट। कोई उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। समझ गया भैया। आपने ये कहा कि नीतीश कुमार से जबरदस्ती फोन करके कहा कि भैया 2 शब्द बोल दीजिए, तो मजबूरी में नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि हाँ हाँ बजट बहुत अच्छा था। अंदर से वो बरस पड़े उन लोगों पे जो ये उनसे वादा कर रहे थे कि नहीं साहब हम अच्छा बजट देंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे स्पेशल। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उन लोगों पे बरस पड़े जिन्होंने नीतीश से वादा किया था कि हम अमित शाह और मोदी से बात करके अच्छा बजट आपको दिलाएंगे। तो अंदर की आपने बात बताई। लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर टाइगर, लास्ट समय हो रहा है।